So hello students, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss about our next concept of 11th physics यानी कि चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले वाले वीडियो में हमने कर लिया था कि यूनिट्स क्या होती हैं और उसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, या अलग अलग चीज़ों की जो यूनिट्स थी, मीटर, सेंटीमीटर, सेकंड्स या कोई भी चीज़ें थी, हमने यूनिट्स के बारे में जस्ट एक पूरा कंसेप्ट कर लिया था। अब बात करेंगे मेजरमेंट की। मेजरमेंट को वैसे अगर हिंदी में बोला जाए तो किसी चीज़ को मापना, यानी कि हम किसी चीज़ को मेज़र कैसे करेंगे, मापेंगे कैसे, कि उसको किस यूनिट्स के अंदर उसको मेज़र करेंगे और कहाँ से कहाँ तक हम फिजिक्स के अंदर है वो मेज़र कर सकते हैं। तो इसकी बात हम करेंगे। ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी किया था कि फिजिक्स में हम लेंथ की कितनी, कहाँ से लेके कहाँ तक उसको मेज़र कर सकते हैं, टाइम को कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं, उसके अलावा मास को कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ जाके उनको देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ लेंथ से। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ करनी है, लेंथ यानी कि लंबाई को मापना है, हमने लंबाई को मेजर करना है। ओके, तो लंबाई को मेजर करना है तो हमारे पास ना काफ़ी सारे अप्रेटिसेस होते हैं फिजिक्स के अंदर। एक मीटर स्केल होता है जो नॉर्मली हम लेके चलते हैं, मीटर स्केल जो सेंटीमीटर में आता है या मिलीमीटर में आता है, ये नॉर्मल हम लेके चलते हैं। तो मीटर स्केल से ज़्यादा हम क्या मेजर कर सकते हैं, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 मीटर तक हम उससे मेजर कर सकते हैं, या कम से कम हम 10 की पावर -3 मीटर तक उससे मेजर कर सकते हैं। ओके, उससे कम या उससे ज़्यादा, इससे कम या इससे ज़्यादा हम मेजर नहीं कर सकते। ओके, तो अब क्या था कि हमने जब पहला चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने न्यूक्लियर फोर्सेस किए थे, मैंने आपको बताया था कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है या न्यूक्लियर रेडियस जो होता है दैट इज 10⁻⁻15 मीटर। तो अब मीटर स्केल से तो इतनी चीजें मापी जा सकती है ना, तो अब ये कैसे मेजर करेंगे, तो इसको मेजर करने के लिए नेक्स्ट एक अपरेटस आए अलग अलग हमारे पास, दैट इज फर्स्ट था वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर भी 10⁻⁻4 पे जाके अटक गया। उसके बाद में स्क्रू गेज आया, स्फेरोमीटर्स आए जो कहाँ तक हमें 10⁻5 मीटर तक बता देते थे। यानी कि ये जो है ये हमें सिर्फ साइज ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक साइज यानी इतने तक ही ये हमें बता सकते थे। ठीक है, साइज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 10⁻5 मीटर होता है, इतना ये बता देते हैं। दैट वर्नियर कैलिपर जो होता है आपका, ये पतले से पतला जो तार होता है ना, या यू कैन से कि शीट्स जो होती हैं आपके पास, जो पेपर होता है 10 या 15 पेपर्स की, वहाँ से आप थिकनेस निकाल सकते हो और उसको डिवाइड करके एक पेपर की थिकनेस भी आप निकाल सकते हो। तो वर्नियर कैलिपर भी काफ़ी अच्छा था अपने लिए। उसके बाद में स्क्रू गेज आ गया और स्फेरोमीटर आ गया जो इससे भी अच्छे निकले, आगे 10⁻⁻5 मीटर के अंदर मेजर करते हैं। आगे हम एक चीज़ करेंगे दैट इज लीस्ट काउंट। ओके, एक वर्ड पढ़ोगे आप दैट इज लीस्ट काउंट। ये जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं दैट इज मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज या स्फेरोमीटर, ये सारे के सारे आपके प्रैक्टिकल्स के अंदर हैं। नो डाउट हम जब आफ्टर द लॉकडाउन आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे कि प्रैक्टिकल्स के अंदर ये कैसे किस चीज़ को मेजर करते हैं। तो इनके काफ़ी सारे प्रैक्टिकल हैं, 10-12 प्रैक्टिकल्स हैं, तो हर एक चीज़ को हम इससे मेजर करेंगे। हर एक चीज़ की लेंथ, उसकी ब्रेड्थ, उसकी हाइट, जो भी चीज़ें मेजर करनी है हम करेंगे, इनके प्रैक्टिकल्स हैं। तो अभी के लिए आप इतना देखो कि आगे एक चीज़ करेंगे हम, लीस्ट काउंट। ठीक है, लीस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। ठीक है, इसका मतलब होता है सबसे छोटा। ओके, तो सबसे छोटा अगर मैं बात करूं, और काउंट का मतलब गिनना या मापना। ठीक है, यानी कि मेजर करना। तो कोई ऑपरेटर सबसे छोटी कितनी वैल्यू को मेजर कर सकता है, दैट इज नोन एज इट्स लीस्ट काउंट। कम से कम वो कितना मेजर कर सकता है। ठीक है, ये भी हम निकालेंगे कि कैसे ये चीज है ये वर्क करती है इन केस ऑफ वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर, या सभी के केस में जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे निकालेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि कौन सा ऑपरेटर छोटी से छोटी कितनी वैल्यू को कम से कम आप कितना मेजर कर सकते हो उस ऑपरेटर से, दैट इज नोन एज इट्स लीस्ट काउंट। आपके पास सेंटीमीटर स्केल होता है 15 सेंटीमीटर वाला, उसके अंदर क्या होता है, 10 डिवीजन्स जो होती हैं, 10 डिवीजन्स इक्वल्स टू होती हैं 1 सेंटीमीटर के। तो एक डिवीजन किसके इक्वल हुई, 1/10 सेंटीमीटर के। ओके, ऐसे ही अब देखो एक डिवीजन आप कितना मेजर कर सकते हो, कम से कम 0.1 सेंटीमीटर ही तो मेजर कर सकते हो। अगर मिलीमीटर स्केल है तो 0.1 मिलीमीटर मेजर कर सकते हो। तो यही चीजें हम आगे ड्राइव करेंगे पूरे मेथड के साथ। अभी के लिए आप ये देख लो कि लीस्ट काउंट होता क्या है। ठीक है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। उसके बाद में जो रेंज ऑफ लेंथ है, रेंज ऑफ लेंथ के लिए आपने क्या करना, आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें एक बड़ा सा टेबल दिया है, अगर वहां पे ना मिले तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका PDF मिल जाएगा, आपने वो देखना है। और
उसके अलावा मैं आपको पूरा चैप्टर भी दे दूंगी, वो आपने देखना, उस टेबल को पढ़ना और वहां से आप क्या करोगे, रेंज ऑफ लेंथ पढ़ोगे। वहां पे क्या है, आपको थिकनेस ऑफ पेपर भी दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा साइज ऑफ प्रोटॉन भी दिया हुआ है, एटॉमिक साइज भी दिया हुआ है, यानी कि न्यूक्लियस का साइज भी दिया हुआ है। अलग अलग चीजों का जो अलग अलग साइज है हर एक का दिया हुआ है कि कितना उसका मतलब मेजर कर सकते हैं, कितने वो मीटर का है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स की। ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो आगे आपकी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत काम आने वाली हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज 1 AU। 1 AU क्या है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। आप देखो एस्ट्रोनॉमर्स या एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज कहाँ पे होती हैं, स्पेस वाली गैलेक्सीज के अंदर, ठीक है। उसकी बात करते हैं, सोलर सिस्टम की जो बॉडीज होती है एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज उन्हीं को बोलते हैं। तो वो यूनिट जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के बीच की सेपरेशन बता दे। देखो हम कर क्या रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ कर रहे हैं। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी से डील करे, यानी कि सन से डील कर रही है, अर्थ से डील कर रही है, अदर प्लैनेट से, अदर स्टार से, इन चीजों से डील कर रही है। तो ये क्या बताएगी, सेपरेशन बिटवीन 2 प्लैनेट्स, या यू कैन से एवरेज सेपरेशन बिटवीन सन एंड अर्थ जो हमें बताएगी, दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.496 × 10⁻11 मीटर। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू लाइट ईयर। लाइट ईयर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम के अंदर आपने पहले भी एक आधी बार पढ़ा होगा, लाइट ईयर एग्जाम के अंदर पूछा ही जाता है कि 1 लाइट ईयर क्या होता है या 1 लाइट ईयर की वैल्यू क्या होती है, 1 मार्क के अंदर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। और ये होता है कि आप देखो लाइट है और ईयर है, यानी कि 1 साल में लाइट कितनी चली वो इंफॉर्मेशन आपको देगा 1 लाइट ईयर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम यानी कि कोई मीडियम नहीं है, सीधा एयर आप उसको लेके चल सकते हो, ये नहीं है कि पानी के अंदर चल रही है, ग्लास के अंदर चल रही है। 1 साल के अंदर लाइट ने कितना डिस्टेंस मूव किया है वैक्यूम के अंदर, उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है आपको किससे, 1 लाइट ईयर से। और वो किसके इक्वल होती है, 9.46 × 10⁻15 मीटर के। नेक्स्ट बात करते हैं एंगस्ट्रॉम की। 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻15 मीटर। और वो साइज ऑफ टाइनी एटम होता है। आगे आप जहां पे भी पढ़ोगे कई बार आपको ये दिया होगा कि साइज ऑफ एटम है वो ये है, 1 एंगस्ट्रॉम है। कई बार ऊपर डॉट भी लगाया होता है, कई बार नहीं लगाया होता, 1A लिखा होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻10 मीटर के। ओके, गेट इट। नेक्स्ट बात करते हैं 1 फर्मी की। फर्मी भी बहुत आगे जाएगा, केमिस्ट्री में भी बहुत आएगा। 1 फर्मी आपको क्या बताता है, न्यूक्लियस का साइज बताता है। ये किसका, एटम का साइज बता रहा था, एटम के अंदर न्यूक्लियस है यानी कि उससे भी कम चला गया, तो टाइनी न्यूक्लियस का साइज बताएगा। और न्यूक्लियस का मैंने आपको बताया था पिछले ही वीडियो के अंदर कि न्यूक्लियर फोर्सेस किस पे लगते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर। और न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। तो ये किसको, 1 फर्मी किसके इक्वल हो गया, 10⁻⁻15 मीटर के। तो ये कुछ यूनिट्स हैं, अपनी पेज उठाओ, कॉपी पेंसिल उठाओ, इस चीज को नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज फिजिक्स में डील करने के लिए। चाहे आपने अपने लैब वर्क से, प्रैक्टिकल वर्क से डील करना है, चाहे अपनी थ्योरी से डील करना है, इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए। उसके बाद में हम मूव करेंगे कुछ मेथड्स की तरफ, यानी कि बड़े डिस्टेंस को कैसे मेजर करना है, छोटे डिस्टेंसेस को कैसे मेजर करना है, तो उनके कुछ मेथड्स की तरफ हम बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट मेथड्स। तो इसको पॉज करके आप एक बार नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू एन इंपॉर्टेंट मेथड दैट इज पैरालैक्स मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पैरालैक्स मेथड बेसिकली क्या बोलता है कि पैरालैक्स का मतलब क्या होता है, पहले आप समझिए इस चीज को कि क्या करना क्या है। पहले तो ये यूज किसके लिए होता है, यूज टू मेजर डिस्टेंसेस ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार फ्रॉम द अर्थ। अब स्टार की और प्लैनेट की जो दूरी होती है अर्थ से, ये अर्थ है, यहाँ पे सन है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो किससे करते हैं, पैरालैक्स मेथड से करते हैं। अब पैरालैक्स मेथड होगा क्या, आपके पास ये पेन है, आपने क्या करना है, किसी दीवार के साथ में इस पेन को लेना है। पहले अपनी जो आई है दैट इज लेफ्ट आई, इसको क्लोज करके पेन को देखना है ऐसे, ठीक है। लेफ्ट आई को क्लोज करके फिर राइट आई को क्लोज करके देखो। बैकग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू आपका पेन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे देखोगे कुछ और पोजीशन होगी, ऐसे देखोगे थोड़ी सी और पोजीशन होगी। अभी वीडियो को पॉज करके आप नोट करके देख सकते हो। अगर पहले आपका पेन यहाँ पे था तो वो विद ऐसा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस उसके अंदर आ जाएगा। ओके, आप करके देख सकते हो पॉज करके। तो क्या होता है कि एक रिलेटिव शिफ्ट आई ना, जब आपने लेफ्ट आई से देखा और जब आपने राइट आई से इस ऑब्जेक्ट को देखा, तो दोनों के बीच में एक रिलेटिव शिफ्ट आ गई। रिलेटिव शिफ्ट आने का मतलब क्या हो गया कि जब
अलग अलग आई से लेफ्ट और राइट हमने चेंज किया। पहले ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या था, राइट आई थी, और बाद में ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या हो गया, लेफ्ट आई होगी। तो जब हमने अलग अलग पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट को देखा तो उसकी जो पोजीशन थी उसमें एक रिलेटिव शिफ्ट आ गई। रिलेटिव वर्ड बच्चे हम वहां पे यूज करते हैं जब हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं। लेफ्ट और राइट आई की पोजीशन को हम कंपेयर कर रहे हैं ना, कि राइट से कहां दिख रहा था और लेफ्ट से कहां दिख रहा था, दो चीजों को कंपेयर किया ना, तो रिलेटिव वर्ड वहां पे आता है। रिलेटिव शिफ्ट होने का मतलब पेन यहां से यहां चला गया, जैसे ही हमने आई को चेंज किया, लेफ्ट से यहां दिख रहा था, राइट में यहां चला गया, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। Relative shift in the position of the object with respect to the background is known as parallax। इसको A से भी लिख सकते हो, E से भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो पैरालैक्स मेथड बोलते हैं इसको, पैरालैक्स मेथड, ओके। अब देखो बैकग्राउंड आपने क्या करना है, दीवार को लेना है किसी को, फिर पेन को देखना है, ओके। तो आपकी जो पेन की पोजीशन होगी ना दीवार पे, वो थोड़ी सी इधर या उधर हो जाती है, दैट इज नोन एज पैरालैक्स, ओके। अब पैरालैक्स से हमने क्या करना होता है, लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं। लार्ज डिस्टेंस मतलब अर्थ से सन का, अर्थ से मून का, अर्थ से अलग अलग जो स्टार्स होते हैं उनका जो डिस्टेंस मेजर करना है, अदर अदर सेलेस्टियल बॉडीज का। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं मेजरिंग ए डिस्टेंस ऑफ ए फॉर प्लैनेट, कोई भी दूर एक प्लैनेट पड़ा है उसका हमने डिस्टेंस मेजर करना है। तो इस फिगर में देखिए आपके पास एस से कोई भी एक प्लैनेट है, ठीक है, अर्थ से कितनी दूरी पे है, डी दूरी पे है। ये एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है अर्थ के ऊपर, पहले हमने ए से देखा फिर हमने बी से देखा, दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स आगे, पहले लेफ्ट आई और फिर राइट आई जैसे था। तो पहले ए पॉइंट से देखा और बाद में बी पॉइंट से देखा, और ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना था, बी था, एंड दैट बी इज नोन एज आर्क विद सेंटर। इस चीज को याद रखना है, ये आर्क बन रही है। आर्क नहीं बनाते होते सर्कल में, हम ऐसे नहीं करते थे कि एक आर्क लगा दो, जैसे हम ज्योमेट्री में करते थे, ऐसे करके आर्क लगा देते थे ऐसे, ठीक है, दैट इज द आर्क। अब ये ए से एस तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम पॉइंट ए, एंड बी एस इज द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द पॉइंट बी। अब होंगे तो दोनों डी, चाहे जिस मर्जी पर्टिकुलर पॉइंट से देख लो, अर्थ के अलग अलग पॉइंट से डिस्टेंस तो उतना ही होगा ना उस प्लैनेट का। ये तो नहीं बोलते हैं कि जो हम मान लो साउथ में रहते हैं तो हमारे लिए जो सन है वो ज्यादा दूर है, नो। ये है कि रिलेटिव पोजीशन इन द डे वो चेंज होती जाती है, पर ये अर्थ से सन का डिस्टेंस तो उतना ही रहता है। तो ऐसा हम मान लेते हैं सन है, हमने ए पॉइंट से देखा सन यहाँ पे था, हमने बी पॉइंट से देखा सन की जो रिलेटिव पोजीशन चेंज हुई है, ओके। अब देखो क्या है, एस एक प्लैनेट है एट ए डिस्टेंस डी, कैपिटल डी डिस्टेंस से अर्थ के ऊपर, और इसी कैपिटल डी की हमने वैल्यू निकालनी है, ओके। इसी कैपिटल डी की हमने क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। सो ए और बी दो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं अर्थ के ऊपर, मैंने आपको बताया, पहले ए से देखना है फिर बी से देखना है। नेक्स्ट ए बी किसके इक्वल है, बी के इक्वल। दिस बी इज ऑल्सो नोन एज बेसिस, इसको क्या बोला जाता है, बेसिस भी बोला जाता है। बेसिस मतलब बेस जिसके ऊपर ये खड़े हैं, बेस जिसको प्रोवाइड करा, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू बी है, एंड पैरालैक्स एंगल यानी कि ये वाला जो प्लैनेट है, अलग अलग पोजीशन पे देखने से इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज नोन एज पैरालैक्स एंगल। ये दो अलग अलग पोजीशन है ना, और हम पैरालैक्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये वाला प्लैनेट इन दोनों के साथ में जो एंगल बनाएगा दैट इज नोन एज पैरालैक्स एंगल या पैरालिटिक एंगल इसको बोलते हैं, ओके। तो ये हमारे पास थीटा है। अब अगर मैं बात करूं कि प्लैनेट बहुत दूर है, बहुत दूर होने का मतलब ये डी डिस्टेंस इज मच मोर देन दिस बी। ये d क्या है, बहुत बड़ा है, किससे, b से। d इज वेरी 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 ग्रेटर देन दैट b। तो अगर मैं b बाई डी कर दूं, b तो वैसे ही छोटा है और उसको एक बड़े नंबर से हमने डिवाइड कर दिया तो वो तो और छोटा हो जाएगा, ठीक है। मान लो b था 10, ये है 10⁵, यानी कि 1 लाख, बहुत ज्यादा दूर ले लिया ना, इसको 10 ले लिया, इसको लाख ले लिया, तो ये तो बहुत ज्यादा छोटा हो गया, 0.0001 पे पहुंच गया। दैट मीन्स कि b बाई डी की जो रेशियो आएगी, दैट b बाई डी इज वेरी वेरी लेस देन 1। और ट्रिग्नोमेट्री में आप यही तो करते हो, एंगल को कैसे निकालते हो, रेशियो करके तो निकालते थे, साइन थीटा कॉस थीटा को करके, पंडित बद्री प्रसाद याद होगा आपको। तो b बाई डी क्या होगा, ये एंगल होगा दैट थीटा, b बाई डी इज दैट एंगल थीटा, ओके। अब b बाई डी दैट एंगल थीटा था, और b बाई डी जो है वो तो बहुत छोटी है, और b बाई डी करने पे हमें वैल्यू किसकी मिल रही थी, थीटा की। अब जब b बाई डी ही 1 से बहुत छोटी है तो एंगल भी तो छोटा हो गया,
इसको डिवाइड करने से थीटा मिल रहा था, और जब हम इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर बहुत छोटा आ रहा है, तो दैट मीन्स कि थीटा की वैल्यू कम आई ना। ओके, तो अब क्या हुआ, हमने फर्स्ट जो अपना वीडियो था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एंगल क्या होता है। एंगल को कैसे लिखते थे, आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। वही चीज हम यूज करेंगे, दैट इज एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस के इक्वल होता है, ठीक है, या डिस्टेंस के ऊपर होता है। अब ये रही आर्क, ये रहा रेडियस, D is the radius and AB is the arc. This AS and BS is the radius and AB is the arc. तो D is equals to AS is equals to BS हम लिख सकते हैं, क्योंकि सारे D के इक्वल हैं, AS भी तो D है और BS भी तो D है, तो हमने लिख दिया D is equals to AS is equals to BS. ओके, डन दिस। तो अब इसके बाद में देखो एंगल क्या होगा, एंगल हमने थीटा निकालना है ना, तो दैट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आर्क क्या है हमारी ए बी, और ए बी की वैल्यू क्या है बी, रेडियस क्या है हमारा डी। आ गया, यहां से डी की वैल्यू निकाल लो, डिस्टेंस निकालना था ना, तो यहां से क्या करेंगे, डी की वैल्यू निकाल लेंगे, और डी की वैल्यू क्या आएगी बी बाय थीटा। अब देखो थीटा बहुत छोटा था, हमने अभी निकाला, थीटा बहुत छोटा है। अब जब थीटा छोटा है दैट मीन्स कि जब किसी भी नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर बड़ा ही आता है, यानी कि डिस्टेंस क्या है, लार्ज है। एनी नंबर, देखो ये आपने इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी 10th क्लास में किया होगा। जब भी कोई चीज किसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि प्रोपोर्शनल टू 1 बाय दैट थिंग। अब ये क्या, डी इज 1 बाय थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या वी कैन से दैट डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितनी थीटा की वैल्यू छोटी होगी उतनी डी की वैल्यू ज्यादा आएगी, और ये चीज तो हम बोल के गए हैं कि थीटा की वैल्यू क्या है स्मॉल, तो डिस्टेंस क्या हो गया लार्ज। तो पैरेलैक्स मेथड किसके लिए यूज होता है, लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए। ओके, क्लियर हुआ यहां तक। तो इससे क्या हो गया, डी की वैल्यू आ जाएगी, बी आपको पता होगा, देखो बी तो आपको पता है कि आपने पहला पॉइंट कहां पे लिया था और दूसरा पॉइंट कहां पे लिया, आपकी लेफ्ट आई से और राइट आई के बीच में डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस कितना पता होता है। अब यहां से जब हम बनाएंगे तो ये एंगल भी हमें पता लग जाएगा कि यहां से ये सन ऐसे था, और ये एंगल भी हमें पता होगा, जस्ट हमने क्या निकालना है दैट डी। तो डी किसके इक्वल आएगा, बी बाय थीटा के इक्वल। ठीक है, तो ये था हमारा पैरालैक्स मेथड। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे नए मेथड्स के साथ, दैट इज रडार मेथड क्या होता है, सोनार मेथड क्या होता है, और अलग अलग बाकी जो मेथड्स बच गए उनके साथ हम डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इसको पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, दिस मेथड इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट।